बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? हमारा आज का जो ये लेक्चर है लीगल ड्राफ्टिंग और प्रैक्टिस कोर्स के हवाले से है। और आज के इस लेक्चर में एक इंतहाई अहम चीज़ आप कह लें कि जो हमारी प्रैक्टिस है तकरीबन यहीं से स्टार्ट होती है। ये वो चीज़ आज हम पढ़ रहे हैं जो प्रैक्टिस के स्टार्ट में ही हमें अक्सर इसका जो है वो सामना करना पड़ता है। वो ये है कि जब कभी अभी कुछ चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में कुछ बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज के क्रिमिनल की तरफ अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको क्रिमिनल में जुर्म की काइंड पता हो। क्रिमिनल के हवाले से ऑफेंसेस की कितनी काइंड्स हमने पढ़ी हैं? दो, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। अगर वो जुर्म हमारा कॉग्निजेबल है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, और अगर नॉन कॉग्निजेबल है तो कंप्लेंट होगी। अब एफआईआर दर्ज करवाने का तरीकाकार क्या है? आपका क्लाइंट आपसे राब्ता करता है कि जी जुर्म हो गया जी, एफआईआर दर्ज करवानी है। जब एफआईआर दर्ज होनी हो तो जुर्म की नोयत के मुताबिक कभी कभी तो पुलिस कर लेती है दर्ज, और अक्सर पुलिस एफआईआर दर्ज करती ही नहीं। और हम ये चाहते हैं कि हम इस मुकदमे में एफआईआर ही दर्ज करें। क्या करवाएं जनाब? हम इसमें एफआईआर ही दर्ज करवाएं, कुछ और ना करवाएं। तरीकाकार क्या है ये आज हमने इस क्लास के अंदर चीजें डिस्कस करनी है। सबसे पहले क्या होगा, जब भी कोई वकूआ हो जाए उसकी इत्तला देने के लिए सबसे पहले, पीछे वाला पंखा बंद कर ले बेटा, वो निकाल दो, बाहर निकाल दो। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने पुलिस स्टेशन जाना है, एक तहरीरी दरखास्त उनको देनी है कि जनाब ये वकूआ हुआ है, इसके ऊपर आप एफआईआर दर्ज करोगे। दरखास्त क्या होगी? हमेशा तहरीरी, ये बात जहन में रख लें। जब आप तहरीरी दरखास्त देंगे तो उस तहरीरी दरखास्त के ऊपर क्या होगा? उस तहरीरी दरखास्त के ऊपर 110% पुलिस बाउंड है कि वो आपको कंप्यूटराइज स्लिप देगी पंजाब के अंदर। ये नहीं पूछेगी क्या, क्यों, कैसे, किस तरह, ऐसे नहीं कहते हैं। अगर वो कहें तो उन्हें कहा कि यार आपका जो पहला काम है वो ये है कि जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है आप उसके अकॉर्डिंगली क्या करें, आप उसके अकॉर्डिंगली एफआईआर दर्ज करें। बाकी बातें एफआईआर दर्ज करने के लिए मैंने आपको दरखास्त दी है, आप इसको वसूल करें। वो कहेगा जी ऐसे वैसे, उसे को पहले जो आयो बनेगा वो ऐसे वैसे कर सकता है, और कोई भी बंदा ऐसे वैसे नहीं कर सकता। अगर वो कहें कि जनाब आयो भी तो हमारे हैं, उन्हें कहा नहीं वकील है तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट पुलिस ऑपरेशन से अलग है। दोनों के एसएसपी भी क्या होते हैं? अलग होते हैं। कोई आपस में ताल्लुक इनका, पुलिस का काम है सिर्फ ऑपरेशन, रिपोर्ट आ गई है दर्ज कर ली है। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का काम है कि देखे ये सही है या गलत। पुलिस का काम ही नहीं है सही या गलत। इनकी ड्यूटी है कि जैसे ही आप उसके पास जाएंगे पुलिस ने खाली एफआईआर को क्या करना है, अगर एफआईआर दर्ज नहीं की तो आपको कंप्यूटराइज स्लिप देनी ही देनी है। फिर वो कंप्यूटराइज स्लिप के बाद जो आयो उसके ऊपर बनेगा वो फर्दर डिसाइड करेगा कि एफआईआर कटेगी या नहीं कटेगी। यहां पे पुलिस इनकार नहीं कर सकती, किसी भी सूरत इनकार नहीं कर सकती। अगली कोई बात इसमें है ही, जब तक कंप्यूटराइज स्लिप ना मिले हम आगे चल सकते ही नहीं है। आगे चलने से पहले हमें क्या चाहिए जनाब? कंप्यूटराइज स्लिप चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम पुलिस से लेंगे कंप्यूटराइज स्लिप। अच्छा जनाब, तो क्या हुआ, हम चले गए थाने, हमने जाकर दे दी उनको दरखास्त, किस चीज की? बराए इंदराज मुकदमा, बराए इंदराज मुकदमा। और पुलिस क्या है, बात कोई नहीं करेगा यार, जो बात करेगा वो बाहर चला जाए। अब पुलिस क्या ड्यूटी बाउंड है कि उसने हर हाल में पर्चा काटे ना काटे, दरखास्त से वो इनकार कर सकती ही नहीं। दरखास्त लेके एक कंप्यूटराइज स्लिप होती है वो आपको देगी, और उसके ऊपर आयो का नाम लिखा होगा कि अब इसकी इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, किसके जिम्मे इसकी इन्वेस्टिगेशन है। आपने दरखास्त दी, स्लिप ले ली, और पुलिस ने फिर भी पर्चा नहीं दर्ज, जो अक्सर पुलिस करती है, पर्चा दर्ज नहीं। कोई बड़ा जुर्म हो जाए तो कर लेती है। वैसे आम तौर पर जो आपके होते हैं चेक शेक के मामले और इस तरह के लेन देन, वो कहती नहीं जी ये नहीं होता वो नहीं, तो पर्चा नहीं काटा जाता। अब मसला ये है कि दरखास्त दी और पर्चा फिर भी नहीं कटा, हमने पर्चा ही कटवाना है।
हमने कंप्लेंट की तरफ नहीं जाना, हमने क्या करना है, इस हमारा जहन है कि जी नहीं इस मुकदमे में मैंने पर्चा करना, मैंने इस बंदे को थाने उठवाना ही उठवाना। अब क्या करना है, अब अगला स्टेप है एसपी के पास जाना है, उसके बगैर हम अदालत नहीं जाएंगे। किसके पास जाना है? एसपी के पास। वही सेम दरखास्त हमने एसपी, अब यहाँ पे लाहौर में कंप्लेंट सेल है, लाहौर में कंप्लेंट सेल के एसपी को वही सेम दरखास्त जाके हमने देनी है कि जनाब ये हमने आपके फला थाने में फला दिन ये कंप्यूटराइज स्लिप पे दरखास्त दी थी, उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया, लिहाजा आप मुकदमा दर्ज करें। अब नॉर्मली तो वो ले लेते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात जब कोई आप मलिक रियाज के खिलाफ पर्चा कटवाने जा रहे हैं, ना थल्ले वाले ने कटना, ना एसपी साहब ने जनाब दरखास्त लेनी है आपसे, आप अदालत नहीं जा सकते जब तक ये आप फॉर्मेलिटी को पूरा ना करें। अब क्या किया जाए? बेहतरीन हल, वही सेम दरखास्त टीसीएस करें एसपी कंप्लेंट सेल के नाम पे, और टीसीएस की रसीद संभाल लें। ये सबूत काफी है कि जी ये हमने एसपी कंप्लेंट सेल को भी दरखास्त, या एसपी से जाके डायरी नंबर लगवाएं, असल तरीका है डायरी नंबर का। अगर वो डायरी नंबर लगाए तो ये सबसे बेहतरीन, अगर वो डायरी नंबर ना लगाए तो फिर अगला तरीका क्या हो गया हमारा? टीसीएस। दोनों चीजें हो गई। अगर पर्चा कट गया तो मामला खत्म, अगर पर्चा नहीं कटा अब क्या होगा? अगर पर्चा नहीं कटा तो अब अगला स्टेप है, अब हमने अदालत में जाना। सुनो होगा सबने, जो बाई बाई भी लाती है, आज बाई बाई भी लाना सीखते हैं कि बाई बाई भी क्या हुआ। तो बाई बाई भी के लिए दो चीजें क्या है आपके लिए, क्या होनी चाहिए जरूरी? 22A 22B कब लगाते हैं? पहली बात आपको पता हो कि 22A 22B कब लगाते हैं? जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाए जिसकी पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही, तो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए क्या करते हैं हम? 22A 22B लगाते हैं। 22A 22B में क्या होता है कि सेशन जज ही होता है, लेकिन उसकी पावर होती है जस्टिस ऑफ पीस की। हम दरखास्त में लिखते हैं सेशन जज विद द पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। अब जो लोग वो हैं क्लास में हैं, लॉगिन हैं, वो लोग देखें तो यहाँ पर लिखोगे इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, ये भी थोड़ा सा गलत पैटर्न है। हम लिखेंगे इन द कोर्ट ऑफ सेशंस जज। क्या लिखेंगे? इन द कोर्ट ऑफ सेशंस जज। लाहौर का है, कसूर का है, खानेवाल का है, और उसके बाद लिखेंगे उब्लीग जस्टिस ऑफ पीस लाहौर, या विद द पावर्स ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। दोनों चीजें लिखनी होती है, क्योंकि एक्चुअली ये होता कौन है? एक्चुअली ये होता है हमारा सेशंस जज, लेकिन पावर कौन सी यूज कर होता है? जस्टिस ऑफ पीस। अब ड्राफ्टिंग में मैं आपको ये बता रहा हूं कि मैं ड्राफ्ट, इस दरखास्त को हम ड्राफ्ट कैसे करेंगे। साथ मैंने आपको बता दी कि ये दरखास्त उस वक्त अदालत आपसे लेगी जब आप अदालत को कहेंगे जनाब ये देखें कंप्यूटराइज स्लिप पे हम थाने भी गए हैं, ये डायरी नंबर है, हम एसपी के पास भी गए हैं, दोनों ने हमारी दरखास्त उस पर पर्चा नहीं काटा, तभी हम आपके पास आए हैं। अगर ये नहीं होगा तो कभी भी जस्टिस ऑफ पीस आपका पर्चा काटने का ऑर्डर नहीं देगा। ये वो इनिशियल चीज है, जैसे ही आपने यहाँ से निकलना है, लॉग एट इंशाल्लाह करना है, तो ये पहले दूसरे दिन वाले केस है जो आपके पास फॉरन बंदा आ जाता है कि जो पर्चा नहीं कटते हुए पुलिस ने की करिए, तो फिर लानी है बाई ए बाई बी। गल है कि बाई ए बाई बी लानी किस तरह है, दो चीजें पहले देख ली, साथ उस बंदे का ले लें आप शनाख्ती कार्ड, साथ उससे वो कागजात लेने हैं जो वो बंदा लगाना चाह रहा है। अगर कोई जख्मी है और वो अपने जख्मी होने का पर्चा कटवाना चाह रहा था और पुलिस वो पर्चा नहीं काट रही, तो जख्मों की उसने कोई ना कोई मेडिकल रिपोर्ट तो करवाई होगी, वो ले लें। अगर चोरी चुकारी डकैती कोई और मामला है तो लाजमी तौर पर उसकी कोई फुटेज, कोई तस्वीर, कोई सबूत कुछ होगा। अगर लेन देन का मामला है तो कोई रसीद, कोई चीज, कोई ऐसा कुछ मामला होगा। अगर इमानत शमानत का मामला है तो कोई स्टाम्प पेपर, कोई ना कोई कागज जिसके ऊपर वो कहे जनाब ये मेरे पास सबूत मौजूद है कि ये जुर्म बनता है। तो आपने उससे क्या क्या लेना, क्योंकि आप वकील हैं तो सबसे पहले आपको ये पता आपने क्लाइंट से क्या लेना है। क्लाइंट से वो आखिर लेनी, फीस नहीं लेनी। मैं हमेशा बताता हूँ कि शुरू ਦੇ ਵਿੱਚ अगर ਤੁਸੀਂ फीसा ਮੰਗਣੀ शुरू कर दी ਤੇ क्लाइंट आके कहेगा काका अगर फीस ही देनी होती तो कोई चंगा वकील क्यों ना रख लेंदा, तेनू आगे मुकदमा क्यों देंदा। फीस कभी भी बेटा नहीं लेते, ना किसी ने आपको शुरू में फीस देनी है। हाँ जस्टिस साहब ये इसके जब आप मुकदमा करेंगे तो इसका खर्चा लेना यार, वो ड्राफ्टिंग करवानी 10,000 रुपये लगता है, और आपने जो फीस हमें दे दी इसमें हम आपको इतना सिखा देंगे कि खाली आप 10 मिनट में इसको ड्राफ्ट करके
30 रुपए का प्रिंट निकाल के वो 10,000 किधर कर लें, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं अपना एक डैम फंड बनाता हूँ, तो जब इस तरह का कोई भी मामला हो तो मेरे डैम फंड में आप उसका 10% क्या करें, वो चुप करके डाल दे करें, सर आ गया थोड़ी बहुत ले लो। तो इतना सा, सिर्फ क्रिमिनल केस के ऊपर कोई कोर्ट फीस नहीं लगती, क्रिमिनल केस के ऊपर कोई खर्चा नहीं होता। 5 रुपए की टिकट पिटिशन के ऊपर, 3 रुपए की टिकट वकालतनामे के उत्ते, एफिडेविट की अटेस्टेशन करवानी होती है ओथ कमिश्नर से ज्यादा 50 या 100 रुपए। टोटल खर्चा आपका, वैसे उसकी फीस असली 20 रुपए होती है, लेकिन फिर टाइम ज्यादा ला जाते हैं, 50 रुपए दे ऑन द स्पॉट आपको क्या कर देता है, तो 50 ते 5 55 ते 3 58, 7 पेज 5 रुपए का एक पेज, 7 5 35, 35 ते 58 कितना होगा जी, 93 रुपए। 93 रुपए, 7 रुपए मस्जिद डीवे का तेल, 100 रुपया खर्चा। क्लाइंट से कह वो फाइलिंग करनी है, वो वेरिफिकेशन होती हैं, सारा कुछ होता है, 5-7 हजार रुपए यहाँ पे आप कम से कम क्लाइंट मिनिमम फाइल शुरू 5,000 रुपया भी बड़ा है अगर आपको मिल जाए। और ये बड़े कॉमन मुकदमे हैं, इसलिए मैंने यहाँ से शुरू किया आज कि ये बहुत कॉमन केसेस हैं, पर्चा नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो आप इस तरह करके कर सकते हैं। टाइम थोड़ा थोड़ा हम इसको जल्दी देते, लाइट जाने से पहले इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक समझ आई जनाब? ये चीजें हैं आपने जो क्लाइंट से लेनी है। क्लाइंट जब भी आए उसे कहा भाई पूरा दरखास्त, अगर कहते पर्चा कराना जी भाई, ये भाई भी करानी है, तो क्लाइंट जो सियाना क्लाइंट उसको पता है कि वकील साहब अगर आपसे वो चीजें मांग रहे हैं जो जरूरत की है, तो वकील को कुछ पता है। और वकील साहब ने कहा पर्चा हो जाएगा, कोई नहीं, तुझे जनाब पैसे दो, उन्होंने कहा कि ना मेरे को इन्हें मंगी है कंप्यूटराइज स्लिप मंगी है, ना इन्हें मेरे को एसपी दा डायरी नंबर मंगे है, तो एक किवें पर्चा कराएगा, उसके बगैर पर्चा नहीं होगा। तो जब भी कोई पर्चा करवाने के लिए आए तो सबसे पहले हमने क्या मांगना उससे कि भाई कंप्यूटराइज स्लिप है, डायरी नंबर है। अगर वो अगर नहीं है तो उसे ऑन द स्पॉट दरखास्त लिख के दें कि जाएं और सबसे पहले थाने में जाके क्या दें, दरखास्त और इसका कंप्यूटराइज स्लिप नंबर लेकर आ जाए। अगले दिन फिर आपने उसी दिन नहीं करवाना, फिर अगले दिन आपने किसको दरखास्त दिलवानी है, एसपी को। फिर एक दिन और वेट करवाना है, इसमें आप अपनी ड्राफ्टिंग वगैरह कंप्लीट करें, और तीसरे दिन जाके अपने 22 से 22 बी लगानी है, जिसके साथ क्या करना है, जो पिटीशन है 5 रुपए की टिकट, वकालतनामे पे 3 रुपए की टिकट, एफिडेविट की आपकी अटेस्टेशन जो ओथ कमिश्नर है उससे। ड्राफ्टिंग कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ, आपने जो उससे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो भी उससे ले लिए। अभी आप अभी अपने मोबाइल पे जिन जिन लोगों के पास जो रजिस्टर्ड लोग हैं, हमारे उनके पास स्क्रीन आई होगी, इन द कोर्ट ऑफ सेशंस जज लाहौर, जस्टिस ऑफ पीस लाहौर, ये हमारा टाइटल हो गया। पिटिशन नंबर और ओब्लीक, ये जगह हमेशा हम खाली छोड़ दें, जो पिटिशन नंबर की जगह है वो खाली क्यों छोड़ दें, क्योंकि ये अदालत ने पिटिशन का नंबर लगाना है। हमने सिर्फ क्या करना, अब किस साल में फाइल कर रहे हैं हम, हमारा साल क्या 2022 है, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 2022 लिख देंगे। पिटिशन नंबर खाली जगह छोड़ेंगे क्योंकि ये पिटिशन होती है। ऊपर लिखेंगे नाम उस बंदे का, जो बंदा हमारे इस मुकदमे में है, जिसको हम कहते हैं जनाब ये हमारा पिटिशनर है, उसका नाम, उसके वालिद का नाम, उसकी पूरी रिहाइश, और ये साथ क्या लिख दिया, पिटिशनर। अब ये है 2013 की दरखास्त जो मैंने अभी खोली हुई है, पुराने दौर की दरखास्त, नामुकम्मल है। 2013 में एसपी का कोई नहीं होता था, हम एसएचओ को दरखास्त देते थे और उसके बाद डायरेक्ट क्या करते थे, 22 से 22 बी लगाते थे। अब हम क्या कर रहे हैं, एसएचओ प्लस एसपी। तो अब एसएचओ प्लस एसपी है तो डिफेंडेंट में भी कौन आएंगे, दोनों आएंगे, और सीनियर एसएचओ होता है एसएसपी होता है एसपी। तो लिहाजा इसमें पहला नंबर जो लगेगा वो किसका लगेगा, वो लगेगा जनाब आपका किसका, एसपी। अगर वो कंप्लेंट सेल है तो आप लिखेंगे एसपी कंप्लेंट सेल लाहौर, ये आपका पहला रिस्पोंडेंट आया। और दूसरा वो एसएचओ जिसको आपने क्या की थी, जिसको आपने दरखास्त दी थी, दोनों आपके क्या हो गए जनाब, रिस्पोंडेंट हो गए। पिटिशनर हो गया और साथ क्या आ गया आपका, रिस्पोंडेंट आ गया। उसके बाद क्या होगा जनाब, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के बाद क्या होगा, पिटिशनर और रिस्पोंडेंट के बाद होगा आपका पिटिशन अंडर सेक्शन 22 ए 22 बी सीआरपीसी फॉर इश्यूएंस ऑफ डायरेक्शन टू रजिस्टर अ क्रिमिनल केस। तो ये है कि हम किधर हो यार, किधर है, क्लासरूम में, 2 मिनट है, क्लासरूम में है, 2 मिनट। तो क्या हो गया जनाब, उसके बाद दैट द एड्रेस, पहला फिक्र होता है सरकारी। अब इधर तक जो आप ये चीज अगर आपको मैं देता हूँ तो आपका काम यहाँ तक सिर्फ कितना रह गया है कि आपने वो एसएचओ जो मौजूदा थाना, थाने का नाम लिखना। यार ऐसा नाम पाइप फिर हो गया यार, मैं चलाई नहीं
अच्छा जनाब आगे चले। उसमें क्या हो गया, सिर्फ आपने क्या चेंज किया, एसएचओ जो रेलेवेंट है उसका नाम, और एसपी जो रेलेवेंट है आपने वो अपना उसका लिख दिया कि जनाब ये कहाँ क्या और क्या है और क्या नहीं। उसके बाद आगे क्या हुआ, अगला टाइटल ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि आपका मकसद यही है कि आपने क्या करवाना है, 22 से 22B के तहत एक दरखास्त करवानी, पर्चा करवाना है। रिस्पेक्टफुली श्वेत ऐसे कैसा लिखा रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। पहला फिक्र सरकारी होगा कि जनाब एड्रेसेस ऑफ द पार्टी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी चेंज आपने नहीं करना। दैट द पिटिशनर इज द लॉ अबाइडिंग, ये भी सरकारी फिक्र है जी, मैं बड़ा इज्जतदार और बड़ा चंगा शहरी हूं, ये वैसे का वैसा रहेगा। फिर उसके बाद अगली कहानी चलेगी कि दैट बीइंग एग्रीव्ड बाय द अक्यूज्ड पर्सन द पिटिशनर अपीयर्ड अप्रोच्ड द एसएचओ लोअर माल एंड सबमिटेड हिज रिटन एप्लीकेशन व्हिच इज ड्यूली मार्क्ड बाय द सीसीपीओ। अब इसने क्या किया है, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा चीज को और एक्सपेडाइट करने के लिए ना, जब थाने के एसएचओ को दरखास्त देते हैं ना, कॉपी टू सीसीपीओ कर देते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि थाने के एसएचओ कन हो जाते हैं कि भाई अगर ये मामला उधर तक पहुंच गया तो अब इसका मतलब है कि अगर मैं कुछ भी करूंगा कल को मुझे उधर से आए। लेकिन ये ऑफिशियल नहीं है, बट प्रैक्टिकली यही चलता है। धक्का मारने के लिए हम क्या करते हैं, कॉपी टू सीसीपीओ कर देते हैं। तो एसएचओ थोड़ा सा ये कहता है कि यार सीसीपीओ को कॉपी है, अगर मैंने कुछ भी किया तो कल को मुझे सीसीपीओ को क्या देना पड़ेगा, जवाब। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, सीसीपीओ के जरिए से मार्क करवा लिए। अब ये सीसीपीओ क्या होता है, ये बड़ा आसान सा आपको पुलिस का सेटअप पता होना चाहिए। वड्डे डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान के टोटल कितने हैं, 5। पाकिस्तान के सूबे कितने हैं, 4। चारों सूबों के 4 कैपिटल है कि नहीं है, और 5वां कैपिटल हमारा कौन सा है, इस्लामाबाद। तो जो ये 5 बड़े जिले है ना, 4 ये और 5वां इस्लामाबाद वाला, ये कैपिटल सिटीज कहलाती है सारी। क्या है, जिधर जिधर दारुल खिलाफा ये क्या है, कैपिटल सिटी। इधर जो पुलिस का अफसर होता है उसको कहते हैं कैपिटल सिटी पुलिस ऑफिसर, CCPO। ये कम अज कम AIG होता है, एडिशनल जो है वो IG होता है, और 5 एडिशनल IG इन 5 जगह पर बैठे होते हैं। फिर जो छोटे जिले होते हैं, जैसे फैसलाबाद हो गया, छोटा भी है इतना छोटा भी नहीं है, वहां पे बैठा CPO सिटी पुलिस ऑफिसर। फिर खानेवाल वाला छोटा डिस्ट्रिक्ट, वहां पे DPO होता है, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर। आपको पता होना चाहिए कि जिधर आप प्रैक्टिस करें वहां पे DPO CPO CCPO, तो फिर आप उसको क्या कर सके, दरखास्त अपनी दे सके। टाइम थोड़ा क्लास में वो असल में 2 मिनट में लाइट जानी है, मैं पहले इसको जल्दी से पूरा कर लूं, फिर कुछ अंधेरे की जो बातें हैं ना वो अंधेरे में करते रह जाएंगे। अच्छा दैट द पिटिशनर लॉ अबाइडिंग भी हो गया। तो हमने सबसे पहले किया क्या, इसमें दरखास्त दी किसको, एसएचओ को। अगर एसएचओ ने किया तो ठीक, अगर एसएचओ ने नहीं किया तो फिर अगला काम क्या होगा, फिर अगला काम होगा हम चले जाएंगे एसपी। हम यहाँ पे 2 पैराग्राफ देंगे। पहला पैराग्राफ कि दैट बीइंग एग्रीव्ड जनाब फला, और साथ ब्रैकेट में लिखेंगे कंप्यूटराइज्ड स्लिप इज अटैच्ड। कंप्यूटराइज्ड स्लिप क्या है, अटैच्ड है। उसके बाद अगला काम क्या किया, इसमें एसपी का जिक्र नहीं होगा क्योंकि एसपी होता नहीं है। इसने वही दरखास्त को क्या कर दिया, एनेक्सर ए कर दिया ना, जो थाने की दरखास्त है, डायरी नंबर लगा हुआ था, हमने उसको एनेक्सर ए किसको करना है, थाने वाली वो दरखास्त है। फिर उसके बाद है कि जनाब इवन देन पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, FIR दर्ज नहीं की, लिहाजा हमने अप्रोच किया, किसको अप्रोच किया, हमने अप्रोच कर दिया जनाब एसपी साहब को। ये एसपी के डायरी नंबर वाली दरखास्त भी साथ मौजूद। ये तो 2 हमने किया क्या। फिर अगली बात अगले पैराग्राफ में ये लिखनी है कि कहानी हुई क्या। इस कहानी में सबसे पहले ये केस लॉ इसमें लिखा हुआ PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 539। ये पक्का ठक्का एक ही केस ला याद रख ले, जब भी कोई 22A 22B का मामला आएगा, जो फिक्रा ये 6 नंबर है ना, ये सरकारी फिक्रा। जैसे आप जज साहब के पास जाएंगे, आपसे पूछेंगे हाँ जी केस ला लाए, उन्हें कहा हुजूर हमने केस ला दरमियान में। ये लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, पुलिस उसकी FIR दर्ज नहीं करेगी, तो जस्टिस ऑफ पीस जो है वो उसको ऑर्डर करने का पाबंद है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, शेयर कर देता हूं। PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट पेज 539 है कि information in cognizable cases, every information related to the commission of a cognizable offense is given orally to an officer in charge of a police station shall be reduced into writing by him or under his direction and be read over to the informant and every such information। कहता है कि जब भी कोई बंदा पुलिस के पास कोई भी ऐसा मामला लेकर आएगा तो पुलिस उसको पाबंद है कि वो क्या करे, लिखेगी। ये अभी जो ये पेटिशन को मैंने किसी और की उठाई है, नामुकम्मल है। एक पैराग्राफ होता है, उसमें शॉर्ट सा हमने वकूआ देना होता है, लेकिन अक्सर इसलिए भी नहीं देते कि वकूआ दरखास्त में दिया होता है और वो हमने साथ क्या की होती है, अटैच कर दी होती है। लेकिन आपका एक जिंदगी भर का असूल अभी से बना ले, अभी आपकी पहली स्टेज, अभी आप प्रैक्टिस में जाने वाले हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग अदालतों के दरवाजों पे आपको स्टिल उन कोर्टों में खड़े नजर आएंगे जिन्होंने पहली बारी लंडे से खरीदा था और 25 साल दोबारा कोर्ट चेंज नहीं कर सकी। और कुछ लोग आपको नजर आएंगे कि जो दिनों में उनके दिन फिर गए। फर्क क्या है दोनों में,
और मैं एक चीज आप लोगों को अगर बताऊं, अगर आप लोगों की समझ में आ जाए, और मैं हमेशा वकीलों को ये कहता हूं, किसी ने लेफ्टिनेंट ला दो जी, बंदा बड़ा जवान है, बड़ा जहीन है, अक्लमंद है, बहुत परफेक्ट पर्सन है, 3 जंगा लड़ के जीत गया है, कोई उसको जनरल लगाएगा आर्मी का? लगाएगा कोई? वो लेफ्टिनेंट है, कैप्टन बनेगा, मेजर बनेगा, लेफ्टिनेंट जनरल बनेगा, कर्नल बनेगा, ब्रिगेडियर बनेगा, फिर उसके बाद जनाब लेफ्टिनेंट मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल बनेगा जाके घट्टो घट 35-36 साल। जितना भी वो कॉम्पिटेंट है वो ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा जी, एक असिस्टेंट कमिश्नर लग गया जी। असिस्टेंट कमिश्नर साहब जनाब बड़े बेहतरीन, उसने अपने जनाब पूरे तहसील को पेरिस बना दिया। कोई उसको लगाएगा जनाब, इसको लगा दे, चीफ सेक्रेटरी लगा दे, सेक्रेटरी लगा दे, कमिश्नर लगा दे, सीक्वेंस में जाए। ये वकालत का प्रोफेशन ऐसा है, एक दिन बोल के आ जाओ और ऐसा बोल के आओ कि पता चले कि बंदा बोल के गया है, दूसरे दिन केस आएगा उठाकर यहां से वो ठग, मेहरान खत्म, नीचे चले जाना, पराडो आ जानी, 2 दिन की बात होती है सिर्फ ये इसके अलावा किसी प्रोफेशन में मुझे दिखाएं कि जनाब आप इतना झटका मार के आप जज लगे थे, मुझे सेट लग गए हो, कोई हाई कोर्ट का जस्टिस लाएगा तुम 45 साल होंगे तो हाई कोर्ट का जज लगना है, पहले नहीं लग सकते। एक्सपीरियंस पूरा, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं। जिस दिन आपका हाई कोर्ट का लाइसेंस आया, सारा गेम, हाई कोर्ट को भी छोड़ो, पहले दिन से आपका सेशन कोर्ट का लाइसेंस है या नहीं है? कत्ल के मुकदमे कितने चलते हैं सारे। लेकिन जब आप लोग चलते हैं ना लोगों के कहनों पे, सीनियर के पीछे ऐसे करके बिल्ले ला के बैज ला के इलेक्शन लड़ते हैं, फिर आप उसी किस्म के रह जाते हैं। अगर आपने बनना है ना, ये वो प्रोफेशन है जो दिनों में बनाएगा, लेकिन ये सुनने सुनाने से नहीं है। ये ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई बंदा आपको कभी कुछ नहीं सिखाएगा, वो आगे निकलेगा जो अपनी रातें बर्बाद करेगा। बाकी सारे प्रोफेशन है, डिग्री मिल गई, पढ़ाई खत्म, अय्याशी। तो ये प्रोफेशन है, डिग्री के बाद पढ़ाई शुरू होती है। डिग्री ले बैठो ना सारे, गला मेरी सुन रहे हो ना? हाजी तो थोड़ी सुन रहे हो, क्योंकि मैं थोड़े पैसे लेना, हाथ होला रखना तो बंदा नस ना जावे। ठीक है, जिन्हों की फीस पूरी उन्होंने खिंच कर रखना, जिन्हों की फीस थोड़ी रंधी होती है ना, वो थोड़ी उधर हाथ होला रखना है। सीनियर जो है उसका तो कोई नहीं खाता ना, उसने तो आपको रगड़ के रख देना वहां पे, चाहे तक उसने आप क्यों। और अभी मेरा भाई आया हुआ था, बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील है, वो इसी स्पेशल की प्रैक्टिस है, कहता यार उमर तू गलती की थी, पिछली बार जो बंदे भेजन ना, आज तो बाद मेरे को ए बंदा नहीं भेजना, मैंने भी ये बात बंदा लाभ के दे दे। मैंने कहा क्यों? कहता जालमा, मैंने जब से मैं आया हूँ ना 1.5 साल में मैंने को 12-13 बंदे भेजे, तो वो थोड़ा सा सिंसियर है, बाकी मुखला की तरह नहीं है, वो काम सिखा देता है। जिस चीज को काम सिखाता है कि 6 महीने बाद वो क्या करते गए हैं सीख के। अब वो क्या, अब मैं आपको सीनियर की इनसिक्योरिटी बता रहा हूँ। सीनियर को पता है कि जो ये बंदा आया है, मैंने इसको जब काम सिखाया, इसने उसके बाद थे नहीं रहना। ये वजह है जिस वजह से वो काम नहीं सिखाता। वो कहता है जितना सा बेगार ले सकता हूं मैं ले लूं, जब इसने काम सीखने से रहना रूना कोई नहीं है। तो पक्के बंदों के लिए अब जितने भी बड़े चैम्बर्स में जाएंगे ना, आपको हमेशा क्लर्क, मुंशी, बीए, एफए नजर आएंगे, कोई भी वकील नजर नहीं आएगा। वो उस वकील से ज्यादा तनख्वाह ले रहे होते हैं, लेकिन ऐसे लोग। तो अब मसला यही है कि ये प्रोफेशन ही ऐसा है कि इसमें कोई सिखाता नहीं है, तो फिर सीखना अपना होगा। और सिखाएगा कौन? आपको किताब सिखाएगी। ये वो प्रोफेशन आपको मैं वही तो बता रहा हूँ कि दिनों में कैसे लेकर जाना है। आप उठाएंगे सर उसको, अब 22 से 22 भी है ना, मिन्नता कर दे और सारा को केस ला दास दो, ओ यार क्या मुसीबत क्या है। उठाए एक सीआरपीसी की किताब, मेजर एक्ट उठा ले, एफआईआर कटवानी है, नहीं कट रही, हालात पढ़ ले सारे आपके पास आ गए, एक साइड से पढ़ना शुरू करें 22 से 22 की। 15वें या 16वें केस ला पे मुश्किल से पहुंचेंगे कि आपका जो फैक्ट है वो ठक जुड़ के आपको केस ला मिल जाएगा कि मेरा भी यही मामला और इधर भी मामला, वो केस ला का नंबर ले ले। चले जाए हाईकोर्ट की लाइब्रेरी में, नहीं है तो यहाँ पे अभी हम अगले हफ्ते से शुरू कर रहे हैं, आपको मिल जाएगा सारे केस नंबर मिल जाएंगे। हम लीगल रिसर्च पर आप इंशाल्लाह सिखाएंगे, जो भी लीगल ड्राफ्टिंग वाले आप लोग हैं ना, हम आपको सिखाएंगे यहाँ पे। अगली कल हो सकता है, कल ही हम क्लास अरेंज कर दें आप लोगों की। तो फौरन केस ला के हेड नोट कर नहीं जाना, पूरा केस ला उठाना, उसको बैठ के पढ़े। जो केस आपको बिल्कुल मैच कर रहा है अगले दिन धड़ल्ले के साथ जाए। जैसे आप जाएंगे, क्योंकि आर्ग्यू के बगैर पर्चा कोई नहीं कटना। जैसे हमने कहना हाँ जी वकील साहब बोले, पहले एफआईआर पढ़ी जाती है हमेशा, जो आपने दरखास्त दी है वो पढ़ी जाती है। अब अगला काम थोड़ा सा वो करें, वकील बनना, मजे वाला वकील बनना ना, तो दिखाता तो नहीं करना। तो क्या करें, सिंपल ये करें, आप दरखास्त आपकी अंग्रेजी में होनी चाहिए और वेख के पढ़ना है, जज साहब अंग्रेजी में पढ़े
और जज नु तो पता लग गया ना लगे XYZ क्लाइंट कहता आज मेरे जनाब वकील ने क्लाइंट नो जज नु अंग्रेजी को 15 मिनट अंग्रेजी बोले किसी को नहीं पता कि सामने ऐसी केस ला पढ़ के ही सुनाए जाते हैं, किसी को याद नहीं। कभी भी वो वकील वो टीचर होते हैं जिनका काम होता है रट्टा लगा के याद रखना, हम लोगों का काम है रट्टा लगाना। अगर आपको मेरा रट्टा लगा हुआ अच्छा लगता है तो वो इस डेस्क पे अच्छा लगता है, जज को रट्टा नहीं चाहिए। और वकील को सिर्फ ये पता होना चाहिए कि ला मिलना कहां से है, ला याद होना जरूरी नहीं है, पता हो कि इसको गर्दन से पकड़ना कहां से है। तो 22 से 22 का मैटर आ गया, फैक्ट आपके पास आ गए, केस ला पढ़ने शुरू करें, 8-10 ला 15 केस ला, उसके अंदर 100-150 केस ला होता है। कोई ना कोई होगा कि यहाँ पे हालात क्या है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने किसी को चेक दिया और ऊपर चेक निकाला, अब उस चेक में कोई ना कोई बोगस चेक का सीन बना होगा, वहां पे आप देखेंगे तो एक आपको केस ला मिलेगा जिसमें ऐसे ही सीन होगा, किसी ने किसी को चेक दिया होगा, पर्चा नहीं कटा होगा और उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा होगा कि पर्चा आप काटो, केस ला निकला, केस ला निकाल कर लेके अगले दिन जैसे जाके खड़े होंगे, जैसे सबसे पहले हाँ जी वकील साहब बोले, आपने वो बोल दिया, तो अगले काम होगा कि वकील साहब को केस ला, तो फिर क्या होगा, आपने 4 आर्ग्यूमेंट किए हैं, 4 ग्राउंड किए, 4 केस ला होने चाहिए, हर आर्ग्यूमेंट के साथ जनाब ये केस ला, ये केस ला, ये जनाब सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। अब जज जितना भी जोर लगा के बैठा होगा, क्लाइंट भी देख रहा है कि बना, और हो क्या रहा है, आप डेस्क पे खड़े, जज पाबंद है आपको सुनने का, वो पर्चा कटे या ना कटे, 15 मिनट की बहस में आपकी फीस खरी हो जानी, जब हमने बाहर निकलना है तो क्लाइंट ने कहना चाहिए वकील साहब ने अपना हक अदा किया, 15 मिनट लाइन, तो भाई 15 मिनट लाना जरूरी है उनके बगैर। और अगली चीज थोड़े से खर्चे ज्यादा बड़े नहीं है, खर्चा इतना है, शर्ट सिर्फ 1200 रुपए की आती है और गैरत खा के 5 शर्टें ले लें, 20,000 मैंने तो जितने बैठे हो तो है ना, ठीक है। और यकीन करें सिर्फ इस दुख की वजह से अगले हफ्ते तक मैंने यहाँ पे अपना एक दर्जी बुलवाया है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको मैं क्या करूंगा, उस बंदे से यूनिफॉर्म में सिलवा के दूंगा कि जाके 2-2 हज़ार के कपड़े ले आते तो पैंट कोट सिलवा लो उस तरह, जो बंदा 10-20 इतना बुरा। और मेरा असूल था जिंदगी में, जितना से मैंने प्रैक्टिस की है, मैं कभी भी टाई लगा के वापस नहीं आया, जाता हमेशा टाई लगा के था। जो मेरा स्टूडेंट गंदी टाई वाला होता था ना, मैं उसको बुलाकर अपनी टाई उतार कर आते हुए उसके गले में डालता था कि यार ये चीजें आपको ऊपर लेकर जाएंगी, यही फर्क है जो यहाँ से यहाँ के झटका लगना है। वो फर्क कितना है, पैंट कितने की आती है, 1500 रुपए की पैंट आती है, बार ना लो जाके, अगर यूनिवर्स और फलाना फलाना नहीं अफोर्ड कर सकते तो यार 1200 की पैंट है, 1500 की शर्ट है, 150 रुपए की टाई है, ऊपर से कोट एक अदा बनवा ले, 3000 रुपए का, मैं आपको लाहौर में जगह बता देता हूँ आपको कोट मिल जाएगा, 7000 रुपए टोटल खर्चा है, 3 यूनिफॉर्म बनाए। शूज मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से बाटा वाले कट प्राइस वाले मिलते हैं, वो ले ले और पॉलिश की डब्बी लेके रख लो, सुबह जब आप जाए कम से कम आपका जाने का स्टाइल ऐसा क्लाइंट देखे कि नहीं यार। और अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा ना, अभी आपने क्या करना, कल जाना है अदालत, आपको किसी को देखकर बड़ा एक वो चार्म आएगा और किसी को देख के ये क्या मुसीबत है, यही तो सारा फर्क है, क्लाइंट ने भी तो यही देखना है, इधर चार्म है और इधर क्या है यार, ये क्या मुसीबत है यार, ना जो मेरे वाला हाल है, ना कग्गी कीती हो इथाई आके मुंह धो के आ गया, चलो जी खलो के कग्गी होनी पई है, ये हम क्लाइंट के सामने कभी भी नहीं करना। और ये चीज जज को बहुत ज्यादा, क्योंकि हम अक्सर बैठे बैठते रह जाते हैं, मेरे काफी स्टूडेंट्स हैं, जब कोई बात होती है, डिस्कशन होती है, तो मैं उनसे यही चीज पूछ रहा हूँ कि यार आप क्या देखते हैं, कहते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो बंदा हमारी अदालत में आता है, कोर्ट में आता है, उसका स्टाइल क्या है, उसके पेरेंट्स क्या है, उसका आउटलुक क्या है, वो किस तरह आया है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद फिर अगला स्टेप है कि जब वो हमारे सामने टेबल पे आया तो उसने आकर हमें मुखातिब किस तरह की है। और जिंदगी का असूल बना लें, ये सिर्फ तकरीरें बाहर अच्छी लगती हैं या बड़े बड़े सियासी वकीलों को अच्छी लगती हैं, वहां पर लहजे की शेरनी और मिठास ये आपको इतना ज्यादा रिलीफ दिलवाएगी कि आपकी सोच, आप जाके बदमाशी कर लेंगे तो क्या होगा, वो लिख देगा नहीं है, ऊपर क्या कर लेंगे आप, काम तो आपका खत्म हो गया। जितने हाँ, अगर आप कहते नहीं जी मैं धड़ल्लेदार बनना है, फिर धड़ल्ले ला आए तो फिर धड़ल्लेदार बनना है, बगैर ला के आप धड़ल्ले वाले वकील, सादी सी बात है, जज साहब कर देखे, ये वो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो जो मेरे इनके साथ बातें चलती रह जाती है। जब अभी सिस्टम बनेगा तो हम आपकी ऑफ द रिकॉर्ड डिफरेंट जजेस से क्लासेस भी करवाएंगे, वो कहते हैं जी ऐसे डरने हैं या डर जाने हैं, सादी सी बात, जब भी कोई नया वकील आता है हम उसको दबाते हैं, अगर वो जाए दब तो हम उसको और दबाते हैं, और अगर वो हो जाए आगे से हमारे खड़ा, और हमें खड़ा होने का मतलब है जवाब दे लॉ का, लॉ के साथ, तो हम अपनी लिस्ट में लिख लेते हैं कि बंदे ने लॉ आंदा है, अगली बारी हाथ तसी, इतनी सी बात है।
बेइज्जती कौन सा बंदा करवा के आता है जिसको कुछ नहीं आता? जिसको आता है वो कभी बेइज्जती करवा के नहीं आता। तो आना कहां से है? सीनियर ने नहीं बताना, किताब बताएगी। और अपने लिए एक किताब पक्की लेकर रखना जिसको गंदा करना। मैंने पिछली बार भी लोगों के लिए कहा था कि अपडेटेड बाद में लेते रहे, एक एक इस साल का मेजर एक्ट ले लें, अपना प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, अभी आप आगे चल रहे हैं, बेशक लॉ गाइड की क्लास भी उसी से पढ़े, डायरेक्ट हम आपको पढ़ा रहे हैं ना। तो एक कितने का आएगा? 1500 रुपए का मेजर एक्ट है। किसी को नहीं पता तो हामिद को कहते हैं आपको 1500 रुपए का ला देंगे मेजर एक्ट, उसको मैंने बताया हुआ। सिविल का ले, क्रिमिनल का एक ही ले लें अपना, उसके अंदर जगह जगह पे अपने स्टेपल, और जब इस किस्म की किताब होगी ना जिसके सर पे हर जगह पे क्या लगा होगा? स्टेपल, और अंदर क्या लगे होंगे? निशान। जब क्लाइंट के सामने खोलेंगे कहेंगे बंदा पढ़े लिखे, नवी किताब पढ़ी सबको नजर आ जाती है। वो किताब नजर आएगी उसको कि यार नहीं इसने स्टडी की हुई है, तो वो आपका एक तासुर बनता चला जाए। जज पे कैसे तासुर डालना है? फाइल एक 5 रुपए की आती है और एक 25 रुपए की आती है, फर्क कितना है? 20 रुपए। केस ले जाते हैं, गंदी सी फाइल, वो उधर से पकड़ी जना 5 रुपए वाली दी, जज साहब वो देख लेते यार क्या ये, क्योंकि उधर से फाइल जो लगती है वो किसकी होती है? वो आपकी होती है। पहले दिन खर्चा करें, तो 400 रुपए दर्जन वाली फाइलें ले ले, 30-35 रुपए की, मोटा सख्त गत्ता हो, पहचान बन जाएगी कि जनाब जब जज की टेबल पे जाए पहले नंबर पर फाइल देखे क्या कि नहीं ये किसी अच्छे चैम्बर ने भेजी है, उसको शक्ल तो नजर नहीं आ रही, वहां से फाइल अच्छी होगी। पेज 70 ग्राम का लगाएंगे कितने रुपए का आता है? 600 रुपए करीब। 80 ग्राम का लगाएंगे 900 रुपए करीब में। तो 4 सफे लगने हैं, 2 वाला नहीं लाया 3 वाला ला देता है सफा। 8 रुपए नहीं लगे, कितने लग गए? 12। किताब आपके पास है ना, ये रजिस्टर है ना आपके पास, गंदे रजिस्टर तो लिखने दिल नहीं करता, चंगा रजिस्टर में बंदा वैसे क्या करता है उस पे। फर्क है 5 से 7 रुपए का, पेज आपका हो गया खूबसूरत। अब जब फाइल आपकी गई है, इसके ऊपर हम हमेशा इंडेक्स लगाते हैं, जरूरत नहीं होती। इंडेक्स में क्या हुआ, जैसे आपको पता है इस सफे पे पिटीशन लगी, इस पे एफिडेविट लगा, इस सफे पे वकालतनामा लगा, इस सफे के ऊपर इसका दरखास्त लगा है, उसके लिए जितनी आसानी कर रहे हैं। अब ये फाइल जब जज के सामने आई, उसने पहले नंबर पे खोला, अब तासर आ गया कि नहीं यार ये किसी अच्छे चैम्बर की फाइल है, ये पढ़े लिखे बंदे की फाइल है, जिसने जो काम किया बड़ी तरतीब के साथ किया है, कुछ साफ सुथरा वकील है। ये नहीं कि जनाब बस वो 60 अक्सर 60 ग्राम के पेज के ऊपर भी जो है ना वहां से जो फोटो कॉपी करवाते हैं ना, अजीब सा सिलसिला करके वो जाकर देते हैं, तो जज भी। ये चीज पहला इंप्रेशन। दूसरा आपका ड्रेसिंग का इंप्रेशन। तीसरा आपके बोलने के अंदाज का इंप्रेशन। चौथा इंप्रेशन अब अगला होगा, आप क्या उसको पेश कर रहे हैं। जी ये केस लॉ, हर बात पे आपके पास क्या होना चाहिए? केस लॉ होना चाहिए। रिलीफ मिलना ना मिलना अलग बात है, क्लाइंट 100% मुतमिन होगा कि आपने आर्ग्यू जरूर किया है। 15-20 मिनट आपने, क्योंकि वैसे अगर आप जाएंगे तो जैसे सब देखेंगे और कहेंगे नहीं यार नहीं होता, उन्होंने कहा वकील साहब ने की कुछ नहीं। आप गए, आपने फाइल रखी, आपने उसको पढ़ के बताया उसको कि जनाब ये केस ला, इसके सफा नंबर फलां पे जनाब ये है, ये केस ला इसके सफा नंबर फलां पे ये। जज पाबंद है वो पढ़ने का। आप 2-2 3-3 लाइनें साथ साथ क्या करते जा रहे हैं, लेकिन वो कौन सी होनी चाहिए जो साथ क्या होनी चाहिए? रेलेवेंट होनी चाहिए। रेलेवेंट कोई इतना इसमें औखा काम है ही कोई नहीं। और चाचे गूगल ने ते काम एडा सौखा कर दिता कि साडी लोड़ ही कोई नहीं। अंग्रेजी की जजमेंट है, नहीं समझ आ रही, जजमेंट करो कॉपी, गूगल ट्रांसलेटर में करो पेस्ट, उर्दू तर्जमा आ गया। उर्दू में आराम से पढ़ो कि फैक्ट मिलते हैं कि मिलते हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं मिलते हैं तो चलो खैर। ये औखा काम तो कोई नहीं बेटा, इतना सा सिर्फ मैटर है जिसमें आपको क्या हो गया, आपको किसी के पास जाने की मिन्नत तरला करने की जरूरत है। साड़ी फीस देते रखो, बाकी किसी को जान की लोड़ समझ आ गई ना। अच्छा जनाब, हुआ क्या, हम आज करना क्या चाह रहे थे, पर्चा दर्ज करवाना चाह रहे थे। फाइल बनाई, फाइल के ऊपर आईडी कार्ड की कॉपी, नीचे इंडेक्स लगेगा, उसके आगे लगेगी पिटीशन जो भी मैंने आपको सिखा दी। एक चीज जिंदगी का असूल बना ले, जिंदगी का, जितनी पिटीशंस और एप्लीकेशन, 2 लफ्ज याद रखना, क्या लिखना है? पिटीशन और सबके साथ एफिडेविट लगता है पिटिशनर का। एफिडेविट नहीं लगाएंगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी। और जितने एफिडेविट लगते हैं सारे के सारे ओथ कमिश्नर से क्या होते हैं? अटेस्टेड होते। तो क्या दोबारा करें जी, क्या लगाया हमने सबसे ऊपर, क्या लगाया? आईडी कार्ड। अच्छा कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसका आईडी कार्ड ना हो, अब क्या करें? छोटा भी तो पिटिशनर हो सकता है, बेफाम। बेफाम ही कोई नहीं, फिर तस्वीर आखिरी। ठीक है जनाब, कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन उसकी पिक्चर के साथ
लगे। उसके बाद इंडेक्स नंबरिंग कर दी, आगे लगा दी पिटीशन, और पिटीशन के नीचे क्या लग गया, एफिडेविट। एफिडेविट में क्या हुआ जी, प्रेयर लिखिए जी, अंडर द सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड अबव इट इज प्रेयर्ड दैट अ डायरेक्शन में वेरी काइंडली बी ग्रेशियस। क्या हो गया जनाब, ऊपर वाले हालात, ये सरकारी फिक्र है, सिर्फ एसएचओ का नाम थोड़ा सा क्या करना, चेंज करना है कि ये रजिस्टर करे, क्या रजिस्टर करे, हमारा क्रिमिनल केस। नीचे एडवोकेट का नाम शाम आ गया, और उसके बाद आ गया जनाब उसकी जो एफिडेविट है, वही ऊपर अदालत का नाम आया, नीचे पिटीशन का नंबर, ऊपर हमने पूरी तफसील दी थी ना, एसएचओ वगैरह और उसका पूरा एड्रेस और थाना। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो हमारा पिटिशनर वर्सेस एसपी एटसेट्रा हो जाएगा, इधर एसएचओ लिखा हुआ है, लेकिन क्योंकि हमने पहला किसको रखा है, एसपी, तो एसपी एटसेट्रा हो गया। एफिडेविट किस क्या जी, पिटिशनर अपना नाम लिखेगा। एफिडेविट क्या है, एफिडेविट ये है कि जो इस मामले में लिखा है, आई द अबव नेम्ड डेप्यूटेंट डू हियर बाय सोलेमनली अफर्म एंड डिक्लेयर एज अंडर दैट द कंटेंट्स ऑफ द अकम्पनिंग कंटेम्प्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे कंटेम्प्ट एप्लीकेशन है, ये उस 22 से 22 से एक स्टेप क्या है, आगे वो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। आपने एफिडेविट दे दिया, और एफिडेविट के बाद आपने साथ क्या लगा दिया, जो आपकी दरखास्त थाने वाली, फिर आपकी दरखास्त एसपी साहब वाली, और उसके साथ आपने लगाए कागजात, ये जाकर जमा किया आपने वहां पे रजिस्ट्री राज में किया, उसमें कोर्ट ऑफ सेशन में, और आपको अगले दिन या उसी दिन वो बुलाएंगे जी आके, ठीक है आप क्या करेंगे, आर्ग्यू करने से पहले। लेकिन अब यहाँ पे इख्तियार मौजूद है आपके किसका, सेशंस जज का, जस्टिस ऑफ पीस का, कि वो इवन एसएचओ को बुलाए बगैर भी डायरेक्शन दे सकता, कभी नहीं देता, दे सकता है कभी भी नहीं देता, हमेशा रिपोर्ट मंगवाता है एसपी, और उसे क्या मंगवाएगा, वो रिपोर्ट। अब उसी को कमेंट्स कहते हैं, कमेंट्स मंगवाएगा। उसके लिए क्या है, अब कितने बंदे आपने बनाए हैं, अक्यूज कितने, उसके रिस्पोंडेंट कितने बनाए हैं, दो। तीजी कौन है, अदालत, तो 3 कापियां, एक पूरा सेट और बाकी पूरे सेट की 2 मजीद, जितने आपके रिस्पोंडेंट होंगे उतनी कापी साथ देनी है, क्योंकि उसने कमेंट्स कॉल करने के लिए वो क्या करना है, फॉरवर्ड करनी। अगर आपने नहीं किया तो तीजे दिन पता लगा जी वो तो तुसी कापी नहीं लाई सी, पर थोड़ा काम तो थे पे, फिर जाके कापी लानी पै जाएगी। और एक और अपनी जिंदगी का आज आपने असूल बनाना, पहले दिन से प्रैक्टिस शुरू करें जो लोग, जिंदगी का असूल ये बनाना है आप लोगों ने कि जब भी आपने फाइल तैयार करनी है, आखिरी ठप्पे तक पहले पूरी फाइल एक बनानी है। आखिरी ठप्पे तक पहले कितनी बनानी, पूरी फाइल एक। जब टिकट भी लग गई, जब उसकी जो आपकी अटेस्टेशन ऑफ कमिश्नर की वो भी हो गई, और वो फाइलिंग के लिए तैयार है, अब इसकी आपने 5 कापियां, अगर 2 रिस्पोंडेंट है तो कितनी कापियां बनानी है, 5। एक तो अदालत की कॉपी है ही है, 2 किधर चली गई, रिस्पोंडेंट की कॉपी, कितनी होगी जनाब, 3। आपने अपने लिए जो बनानी है वो 2 बनानी होती है, एक ऑफिस की कॉपी और एक क्लाइंट की कॉपी। और ये फाइनल अक्सर आप, मेरे पास पड़ी होगी कुछ 400-500 फाइलें पड़ी हैं, मैंने किसी चैम्बर से उठाई, एक भी सिंगल फाइल मुझे कंप्लीट नहीं मिली। अपील में जाकर कोई थोड़ी बहुत टूटी फूटी कंप्लीट मिली तो मिली। तो आपके पास मुकम्मल अगर हो तो आगे वाला स्टेप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि अगर केस तले ना हो जाते, आपने मुबारकबाद तो देनी है क्लाइंट को, मुबारक हो जज साहब ने हाई कोर्ट में जाने की इजाजत दे दी है, ये नहीं आखना कि आप हार गए हैं, तो कम बढ़ना ही कोई नहीं, हाई कोर्ट जो अपनी पावर है उस सूरत में आप कहेंगे कि जब आप उसे कहेंगे आपने देखा मैंने 15 मिनट पूरा लगाया है, जैसे आपको पता ही कोई नहीं थी उन्हें, और जब आप गए और जैसे आपने फाइल फौरन फेंक दी, तो फिर आप कोई भी कहानी 15 मिनट सुनाया था, फिर आप अगली बात कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि आपने कमेंट्स के बाद आर्ग्यू करना होता है। अगर आप तैयार होके गए, केस ला दिए, तो जज डेफिनेटली उस पर क्या कर देगा, आपके लिए जो ऑर्डर है वो पास करेगा, डायरेक्शन दे देगा पुलिस को। और होंदा की ये डायरेक्शन तो बाद में पुलिस पर्चा नहीं करती, नहीं कंटेम्प्ट इसमें नहीं करता, इसमें कंटेम्प्ट है, कंटेम्प्ट दूसरी इसमें रिव्यू भी नहीं होता, इसमें कंटेम्प्ट भी नहीं होती। क्या हो उस दिन मैंने बताया था, कंप्लाइंस लगाया, उसी अदालत में फिर दोबारा कंप्लाइंस लगती है कि जनाब हमने क्या किया था, 22 का आपको कहा था पर्चा उसने, ठीक है, तो कंप्लाइंस के बाद भी पर्चा नहीं कटेगा जानता। फिर 199 में आप किधर जाते हैं, तो अगर रिस्पोंडेंट चंगो होवे तो हाई कोर्ट भी पर्चा नहीं कर। हाई कोर्ट क्यों नहीं काटता, हाई कोर्ट सवाल ये है कि हाई कोर्ट पर्चा वापस क्यों भेजता है, उसकी एक वजह है। हाई कोर्ट में जितनी रिटें जाती हैं आर्टिकल 199 में जाती है, किस में जाती है,
आर्टिकल 199 के सर पे लिखा हुआ है कि अगर कोई और रेमेडी मौजूद है तो आप हाई कोर्ट, समझ आ गया? अगर कोई और रेमेडी मौजूद है तो आप हाई कोर्ट नहीं आएंगे। तो फिर यहाँ पे कौन सी रेमेडी है? अब जरा अपने वाले, अब आप वाला पॉइंट आ गया। अब सोचे, मैंने ये कहा था कि जुर्म होता है कॉग्निजेबल, या क्या होता है? कॉग्निजेबल की क्या कटती है? एफआईआर। नॉन कॉग्निजेबल की क्या लगती है? कंप्लेंट। लेकिन मैंने आपको कहा था कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही तो आप कॉग्निजेबल की भी क्या करवा सकते हैं? कंप्लेंट करवा सकते हैं। तो हमने पहला पूरा जोर मार लिया कि हम इसकी क्या दर्ज करवा लें? एफआईआर। अगर एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो इसलिए हाई कोर्ट वापस भेजता है, कंप्लेंट क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास कंप्लेंट मौजूद है कि नहीं? तो अगर जोर पूरा, अगर आपके आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग थे तो हाई कोर्ट उसमें ऑर्डर करता है, और अगर हाई कोर्ट ने नहीं किया तो परेशान फिर भी कोई नहीं होना। उन्होंने कहना जनाब ये इधर से नहीं, हम कंप्लेंट ही करेंगे, इस्तगासा करेंगे। ये हमने इसलिए पहले एफआईआर का सारा सिस्टम किया था कि ताकि हम इनके देख लें कौन कौन किधर किधर मिला हुआ है। ये सारा, ये हम बस, हमारे पास जो सबसे बेहतरीन डाला वो क्या है? इस्तगासा। तो फिर नया खाता खुल गया आपका। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, एक वकील साहब का किस्सा सुनाया था। जो वकील साहब, वैसे तो मैं आपको क्या बताऊं, अल्लाह खैर करे, बाकी जितने भी प्रोफेशन है ना, सब में बंदा 60 साल रिटायर होके तो उसके बाद वाल चिट्टे होके ना ते जाके बैठ जाता मसीतां दे विच। तुहानू ब्यूरोक्रेट और बड़े बड़े बंदे सारी जिंदगी जो अपने वक्त के फिरौन रहे होंगे, उत्थे बैठे हुए कोई ना कोई एक चंगी गल्ला करदा, जो और चार लफ्ज उधर भी खैर उन्होंने अपना वो लेवल तो बनाया होता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उन्होंने कोई ना कोई अपने आप को डाउन टू अर्थ किया होता है। और साडा प्रोफेशन ऐसा बदबख्त है कि इहदे च तुहानू अक्सर वकील मरे भी यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। ठीक है। और अगर नहीं यकीन आंदा तो चले जो हज भी बार रूम में बाबे बैठे हो सन अं करके जनाब एनक पुठी हाथ च की सी, ठीक है, और बह के वेंद बैठे केड़ी केड़ी आई है आज, ऐसा ही नहीं है भाई, ठीक है, सिर हिल रहे होएगा, हाथ से डंडा होएगा। प्रोफेशन ही ऐसा जालू कि इसमें आखिरी वक्त तक आप देखेंगे कि आप इनको मस्जिद में कोई नहीं देखेंगे कि आखिरी वक्त तक किधर बैठे होते हैं जनाब। तो ऐसे को बाबा था, जब बाबा हो गया जनाब तो बाबे ने अपने सारे की उठा के अपने बेटे को दिए। वकालत ये जद्दी पुश्ती ही पेशा है। कोई आपको कभी भी, मैं तो इसलिए आपको सिखाना चाहता हूँ कि मैं पैसे ही सिखाने लेने दे। अगर मैं एज अ सीनियर लॉयर बैठूं अपने चैम्बर में, मैं पागल हूं आपको सिखा दूं? कल को आप लोग भाग जाएंगे। ऐसे इसलिए सिखा रहा हूं कि मैंने आपसे सिखाने के क्या लिए हुए हैं? पैसे लिए हुए हैं। तो ये हमने केस अपने बच्चों के लिए बचाए होते हैं, हम आपको क्यों दें? कोई आपको कभी भी अपनी पावर नहीं देता, आपने अपनी पावर खुद बनानी होती है। कोई आपको कुछ नहीं सिखाता, आपने अपना सब कुछ खुद सीखना होता है। तो वकील साहब ने की किया क्योंकि तो औलाद सी उन्हें सारे केस जाके खुद तू केस ले ला, बस हूं मैं आराम करूंगा। 3 महीने बाद जनाब उसका बेटा आया, उसने आकर एक फैसला कहा, अब्बा जी, उसने कहा की होया पुत? उसने कहा ला फैसला आ गया जी। किस चीज का फैसला? कहता अब्बा जी 40 साल तो तुसी इस केस का फैसला नहीं करवा सके, 3 महीने में फैसला करवा दिया है, मनो अपने बेटे को। अब्बे ने कहा, उसने कहा अब्बा जी अगर अपनी शिकस्त नहीं मान सकते तो चलो एक्नॉलेज ही कर दो कि मैंने काम किया। वो कहता आगे से फिर उसने फिर कहा अब्बा जी बस जवाब कोई नहीं। अब्बा कहता है लख दी लानत आंदा इस मुकदमे दे विच 40 साल च मैं तैनू पढ़ाया, तेरे भैन भरावां नू पढ़ाया, तुहाडा घर लिया, सारा कुछ लिया, और मैं तैनू दिता ही कि जाके अपने पुत्र पढ़ा ले, तू बेड़ा करके खत्म मुका के आ गया। तो मुकदमे ऐसे ही चलते हैं और मुकदमे बच्चे देते हैं। मुकदमे हमेशा क्या करते हैं? बच्चे देते हैं। लेकिन बच्चे ਤੁਹਾਨੂੰ पता बच्चे सारे ने नहीं होंगे। बच्चे उन्होंने दे होंगे ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ मुतमिन करे कि भाईजान ਸਾਡੇ ਕੋਲ पैसा है। वकालत एक ऐसा पेशा मेरा भाई कि जिसमें अगर आप आए हैं ये आपको दिनों में आपको क्या कर सकता है? कहीं से कहीं और ले जा सकता है। एक अच्छा अगर आपके पास केस आ जाता है और उसमें आप अच्छे तरीके से तैयारी करके पेश हो जाते हैं, क्योंकि ओपन कोर्ट्स है आपकी सारी, आप जब अदालत में बोल रहे होते हैं पीछे 50 बंदा ऑलरेडी आपको क्या कर रहा होता है? सुन रहा होता है। तो जहां पर आप अच्छा बोलेंगे बाहर फौरन ही आपका कार्ड उसी वक्त ले लिया जाता है कि जनाब वकील साहब काइंडली अपना कार्ड हमें दे दें, हम आपसे केस करवाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप किसी पे डिपेंडेंट होकर वकालत करेंगे तो 10 15 20 साल में जहां पहुंचेंगे ना, खुद से कोशिश करेंगे एक। और जो मैंने आपको भी लीगल ड्राफ्टिंग पढ़ाई, मैंने आज नहीं पढ़ाई, इसलिए नहीं पढ़ाई, ये पढ़ाने की चीज है ही नहीं, ये करने की चीज, इसको सीखना है।
क्वेश्चंस बाद में लेकर। इसको अगर आपने सीखना है तो आपने क्या करना है, उठाना है कंप्यूटर, टाइपिंग शुरू करनी है, वो चीज जो बनेगी वहां से पता चलेगा कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब अगर किसी का कोई छोटा मोटा सवाल है तो जल्दी जल्दी जनाब